आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी अहम खबर मैं आपको देने वाला हूं और बड़ा ही अहम मामला देने वाला हूं, जहां जनरल फैज हमीद के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि जनरल फैज हमीद को सजा हो चुकी है 14 साल की। और ये 14 साल की सजा जिस बुनियादी केस पर हुई वो मैंने अपने आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर बताया था कि वो सारे का सारा मामला था टॉप सिटी सोसाइटी का। और टॉप सिटी सोसाइटी किसी और की नहीं बल्कि मुइज कंवर की थी, और मुइज कंवर कराची से ताल्लुक रखते हैं और ये साबका एपीएमएसओ से ताल्लुक रखने वाले शख्स हैं। आज इस हवाले से बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है। ये बात सबसे पहले अफसार आलम ने बताई थी कि मुबैना तौर पर एमक्यूएम के अहम रहनुमा अली रजा के हवाले से जो उनका कत्ल हुआ था उस हवाले की कड़ियां भी किसी न किसी तौर पर जनरल फैज हमीद से मिलती है। अली रजा मुइज कंवर के जिसके केस में इस वक्त जनरल फैज हमीद को सजा हुई है, उनके साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक बताया जाता रहा है। और आज इस हवाले से एक तहलका अंगेज खबर यह आई है कि मुइज कंवर ने अपनी डीपी पर आज जिस अपनी फतह पर, अपनी जीत पर जिस तरह से सेलिब्रेट किया है, यानी कि जनरल फैज हमीद की को सजा होने के बाद उन्होंने अपनी डीपी पर हर जगह जो तस्वीर लगाई है वो लगाई है एमक्यूएम के उसी रहनुमा अली रजा की तस्वीर को लगाया गया है। यानी कि आज अहम बात आप समझिएगा, जो अहम मामला मैं आपको बता रहा हूं, जनरल फैज को सजा किस बुनियाद पर हुई? मुइज कंवर के केस पर। मुइज कंवर का ताल्लुक किसके साथ था? अली रजा के साथ था। और अली रजा को जो कत्ल किया गया था उसके शवाहिद या उसकी शुकूक व शुबहात मिल रहे थे। किसी तौर पर भी अफसार आलम ने कहा था कि ये शिकायत मिल रहे हैं वहां पर। आज जो फतह के जश्न के तौर पर उन्होंने सब जगह अपनी तस्वीर लगाई मुइज कंवर की, अली हैदर की। तो क्या अब ये केस भी खुलने जा रहा है कि जनरल फैज हमीद को भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जनाबे वाला क्या ये कत्ल भी था? और जिस तरीके से मुइज कंवर खुश हो रहे हैं और खासतौर पर क्या अली रजा के कत्ल का ताल्लुक मुइज कंवर के साथ और मुइज कंवर के इस सारे मामलात का ताल्लुक कहीं ना कहीं फैज हमीद के साथ था? यानी कि दर हकीकत इस्लामाबाद में चलने वाले मामलात का ताल्लुक कराची के अंदर होने वाले उस कत्ल के साथ था या नहीं था? ये वो बड़े अहम सवालात हैं जो पूछे जा रहे हैं और इस हवाले से बड़ी अहम चीजें सामने आने वाली है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यह है कि अगले चंद दिनों के अंदर हमारे ऊपर से जो हमारा बड़ा हमारा जो YouTube चैनल था उसके ऊपर से पाबंदी खत्म हो जाएगी। तो ये पूरी स्टोरी, पूरी कहानी मैं वहां पर आपके सामने रखूंगा और पूरे मामलात आपके सामने रखूंगा। तो इस वक्त मैं आपको बात जो बताना चाह रहा हूं उसे जरा गौर से समझिएगा। अब आइए इस बड़ी खबर के एक और अहम पहलू पर और कुछ और अहम पहलुओं पर आपसे गुफ्तगू करता हूं। बड़ा अहम पहलू यह है कि जहां पर आज मैंने आपको कल खबर दी थी कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान इस पूरे प्लान पर है कि आज सिंध असेंबली के अंदर वो सिंधु देश के मामलात को चलाएगी, लेकिन ऐन मौके पर एमक्यूएम के प्रोग्राम में तब्दीली रोनुमा हुई और उसके बाद यह हुआ कि सिंध असेंबली में जहां पर इंडिया का मीडिया इस वक्त सिंधु देश के हवाले से चिल्ला रहा है, जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर आपसे कहा था उसे जरूर देखिएगा, वहीं पर आज सिंध असेंबली के अंदर सिंधु देश के हवाले से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई। किसी ने भी सिंध असेंबली के मेंबरान में से किसी ने भी सिंधु देश की मुखालफत में बात नहीं की। और हैरत अंगेज तौर पर आज सिंध असेंबली के अंदर जो बड़े अहम टॉपिक होते रहे वो ये कि जनाब टॉयलेट बना दीजिए। जरा सुनिए, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, जरा सुनिए कि यहां पर मुल्क तोड़ने की बातें की जा रही है, उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही, बल्कि गुफ्तगू अगर इस बात पर हो रही है कि जनाब क्या, जरा सुनिए। जो है भली 2 टॉयलेट्स बनाए लेकिन थोड़ी जगह बेहतर होनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि हम जब दरवाज़ा खोलते हैं तो हम अंदर नहीं घुस सकते, दरवाज़ा बंद करते हैं तो फिर उसको जो है कमोड को फ्लश करते हैं तो पानी सारा जो ना स्प्लैश होता है। तो प्लीज़ काइंडली उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन आज बहुत सारे अहम मामलात हुए और बहुत सारी अहम चीजें हुई हैं। एक बहुत बड़े वजीर के ऊपर जहां करप्शन के हवाले से फर्दे जुर्म आयद करने की बात हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़े नाम को आज एक बहुत बड़े केस से बरी कर दिया गया। आपको याद होगा कि 2013-14 के अंदर आसिफ अली जरदारी के बड़े अहम दोस्त और आज इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कमान और इस आसिफ जरदारी साहब के बड़े साथ हर वक्त साथ रहने वाले डॉक्टर आसिम का मामला सामने आया है। और आपको मालूम होगा कि डॉक्टर आसिम के ऊपर 462 अरब रुपए का एक केस करप्शन का दर्ज किया गया था कि जब वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के वजीर थे। अब इस हवाले से आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त आई है कि पहले इनकी उन केसेस में जमानत हुई, उसके बाद इनको आज रिपोर्ट जो सामने आई है ये पूरे का पूरा केस आज खारिज कर दिया गया है, यानी कि ये केस खत्म हो गया। 12-13 साल जिस केस पर ढंढोरा चलता रहा और ये कहा जाता रहा कि 462 अरब रुपए का केस इन पर डाला गया था, वो करप्शन का केस खत्म हो गया। तो बहुत सारे लोग ये तस्वर कर रहे हैं कि एक तरफ एक बड़े अहम वजीर के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया जा रहा है और एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े अहम शख्स के ऊपर से मुकदमा खत्म किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई रिलीफ दिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मुश्किल में आने वाली है? जनाबे वाला कहानी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियां गढ़ रहे हैं और उसमें ये कहानी गढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तौर पर भी इस वक्त मुक़्तदरा कुव्वतों के खिलाफ काम कर रही है। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि वो इस वक्त पाकिस्तान की मुक़्तदरा कुव्वतों के साथ एक बड़े अलायंस के तौर पर मौजूद है। कुछ लोगों की ये ख्वाहिशात या कुछ लोग इस रंग को देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इस सिस्टम से निकल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पर अगले 3, 4, 5 साल इस सिस्टम से हरगिज बाहर नहीं आ रही और उनको खुद भी मालूम है कि उनकी
अपनी स्ट्रेंथ क्या है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात कही कि हम फॉर्म 47 से नहीं आए। जनाबे वाला, आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि क्या डिफेंस के इलाके की सीट आप बगैर फॉर्म 47 के जीत सकते थे? वो दावा मत कीजिए कि जिसमें हकीकत ना हो। क्या आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की सीट को बगैर फॉर्म 47 के जीत सकते थे? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो आप जरा सा गौर इस बात को कीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात तो बहुत ऊंची कर रहे हैं, लेकिन जरा सा जमीनी हकाइक को भी सामने रखकर करें कि हकाइक क्या है और किस तरीके से मामला सामने आ रहे हैं। अगली खबर और उससे भी बड़ी खबर की तरफ चलता हूं कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है, और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू ये चल रहा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आई है, और वो बहुत बड़ी लिस्ट इस बात की आई है कि कराची से लेकर सिंध यानी कि सिंध के तमाम एमपीएस ने कितने कितने असला लाइसेंस हासिल किए। मुझे देखकर हैरत हुई कि एमक्यूएम की तरफ से जो असला लाइसेंस की लिस्ट आ रही है, जो सिर्फ पिछले महीने जिन लोगों को असला लाइसेंस दिया गया एमक्यूएम की तरफ से सिफारिशात पर, और वो कागजात मेरे पास मौजूद हैं, उनकी तादाद लगभग 300 के करीब है। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम शामिल हैं कि जिनके ऊपर साबिक़ा दौर में काफी शिकायत थी और उनको असला लाइसेंस दिए गए। उनमें से अक्सरियत जो लिस्ट जारी की गई है उसमें नाम कुछ और दर्ज है, और कुछ बड़ा स्कैंडल आपको बता रहा हूं, उसमें नाम कुछ और दर्ज हैं और उसमें जो शनाख्ती कार्ड नंबर दिए गए हैं वो अलग दिए गए हैं। बड़े अहम सवालात यह हैं कि उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो अभी अभी रिहा हुए हैं। इस हवाले से मैं पूरी आपको एक तफसीली कहानी आइंदा के प्रोग्राम में सुनाने वाला हूं। मैंने सिर्फ इशारतन इसलिए बताया कि मेरे पास सिर्फ अभी कुछ लिस्टें आई रही हैं, कुछ लिस्टें मेरे पास बाकी हैं, और जो चंद लिस्टों में मेरे पास जो चीजें सामने आई है उसमें बड़े हैरत अंगेज नाम सामने आए हैं। वो नाम सामने आए हैं कि जिस पर आप सब चौंक जाएंगे कि किन किन लोगों को दिया गया, किसकी सिफारिश पर ये नाम यहां पर शामिल किया गया, और जिस पर कई ऐसे लोग इसमें हैं कि जिस पर पाकिस्तान के कई इदारे तशवीश का इजहार करते रहे लेकिन उनकी असला लाइसेंस बने। मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, मेरे पास चीजें मौजूद हैं। सिर्फ एक लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं, फिर मैं आपको पूरी तफसीली रिपोर्ट पूरे नामों के साथ बताऊंगा कि किस किस ने असला लाइसेंस हासिल किए और किस किस के कोटे पर हासिल किए, सिंध ने किस मिनिस्टर ने कितने लाइसेंस हासिल किए, किस एमपीए ने कितने लाइसेंस हासिल किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कितने असला लाइसेंस हासिल हुए। सारी तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। ऐसा लग रहा है कि सिंध के अंदर इस वक्त जंग की कैफियत पैदा हो गई है। इतने भरमार के साथ असला लाइसेंस बनाने के पीछे असल में कहानी क्या है, और इस कहानी के पीछे कौन कौन से दुकानदार हैं जो मुस्तफिद हुए, वो कौन कौन से एनपीएस है, वो कौन कौन से बड़े नाम है कि जो इससे पूरे मुस्तफिद हुए। डिटेल्स मौसूल हो चुकी है, पूरी तफसील अगली रिपोर्ट में आपके सामने में रखने वाला हूं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद आगे की तरफ चलता हूं। प्रोग्राम तो आखिर तक जरूर देखिएगा। एमक्यूएम लंदन के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। एमक्यूएम लंदन के 16 सितंबर को 17 सितंबर को अल्ताफ हुसैन साहब की सालगिरह होती है। 16 सितंबर को एमक्यूएम के दो बड़े अहम रहनुमा, एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब के दो बड़े अहम रहनुमा गिरफ्तार बल्कि लापता हो गए थे, और उनमें से सबसे अहम नाम निसार पंवर साहब का था और दूसरा था अनवर तरीन साहब का था। 1:30 बजे के करीब ये लोग अपने घर से निकले थे और उसके बाद वो लापता हो गए थे। और अब मेरे पास ये इतलात आ रही है कि 87 दिन के बाद यानी 87 डेज के बाद आज निसार पंवर साहब और अनवर तरीन साहब अपने घरों को पहुंच चुके हैं। ये मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे रहा हूं। शायद अभी तक ये कहीं पर भी नहीं आई होगी, लेकिन जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक तो कहीं नहीं आई। उसके बाद अगर कहीं और चलना शुरू हो जाए तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन मेरे पास जो बिल्कुल कंफर्म इंफॉर्मेशन आई है कि अनवर तरीन साहब और निसार पंवर साहब अपने घरों को पहुंच चुके हैं 87 दिन के बाद। अभी एमक्यूएम लंदन के लिए खुशखबरी है या ये सिर्फ खबर के तौर पर है, ये वक्त आइंदा दिनों के अंदर बताएगा। लेकिन मेरे पास जो खबर आई है वो मैंने आपको बिल्कुल उसी तरीके से पहुंचाई है कि जो कि अभी आई है। अब उसके 87 दिन उनके साथ क्या हुआ, क्या सूरत हाल रही, अभी वो पहुंचे, इसलिए मैं खबर अभी दे रहा हूं। जुमे का दिन है और आज के दिन है, और मैं आज के हवाले से आपको ये बड़ी खबर यहां पर मैं दे रहा हूं। एक और बड़े अहम मामले की तरफ चलता हूं और फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू को आगे लेकर चलूंगा कि क्या सूरत हाल हुई है। एक बड़ी फिल्म के मुतालिक रहमान डकैत के हवाले से लग रही है, और रहमान डकैत को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे वो बलोचों का हीरो है, लेकिन दर हकीकत ये कहानी इस तरह से नहीं थी। उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार था और जिस तरीके से रहमान डकैत के ऊपर सपोर्ट था, अभी उसे मजीद तफसीलात की जरूरत थी कि उसमें मजीद हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में अब इस बारे में काफी तशवीश पाई जा रही है, और फरियाल तारपुर साहिबा ने बाकायदा इस हवाले से क्या स्टेटमेंट दिया है सुनिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। ये गलत प्रोपेगेंडा है लियारी के खिलाफ और लियारी के लोगों के खिलाफ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। इनफैक्ट लियारी में अब बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ लोग मैचेस हो रही हैं, हॉकी मैच, फुटबॉल मैच, और वहाँ क्या कहते हैं लोग बच्चियाँ कर रही हैं, गेम्स खेल रही हैं। लियारी का माहौल अब चेंज हो गया है, वो माहौल नहीं है। ना ही इस किस्म के लोग नजर आएंगे अब आपको, बिकॉज बड़ी सख्ती है हुकूमत की तरफ से ऐसे गुंडों के खिलाफ। बहरहाल ये सिर्फ फरियाल तारपुर साहिबा का इस हवाले से ही स्टेटमेंट था या फिर किसी और हवाले से स्टेटमेंट था, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से काटते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो कोई ऐसा मसला नहीं है। एक और वीडियो जो ये डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वीडियो थी यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी की वीडियो है। उसके बाद मूसा गिलानी ने यह कहा कि जनाब अब मेरे घर की एक तकरीब थी और मैं अपनी बीवी के साथ डांस कर रहा था, उसमें से कोई बुरी बात नहीं। मैं समझता हूँ ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, इसकी अभी तक कोई जांच नहीं हो सकी है, इसकी कोई
सच्चाई के बारे में नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये एयरपोर्ट के किसी सीन को बताया गया है और इसमें यह बताया गया है कि इस वक्त के वफाकी वजीर यानी कि हनीफ अब्बासी साहब और जो उनके साथ एक खातून को दिखाया गया है वो मरियम औरंगजेब साहिबा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा तस्वुर की जाती है, पंजाब के अंदर वजीर है और मरियम नवाज साहिबा का बड़ा ही मजबूत हाथ इसे तस्वुर किया जाता है। ये तस्वीर, ये वीडियो आ रही है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने इसकी तहकीक करने की कोशिश की, तो अभी इसकी सच्चाई सामने नहीं आ सकी।